फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से आप लोगों के क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं और आज आप लोगों का जो सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें आपकी जो राजन सीरीज़ हो जाती है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप पर डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और भाई, अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। और लाइक वाइक भी ज़रा कर दिया कीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पे बाइलिंगुअल चीज़ों को समझेंगे। बाइलिंगुअल का मतलब ये होता है कि पहले इंग्लिश में चीज़ों को देखेंगे, फिर उसका मतलब हम हिंदी में समझेंगे और उसके बाद हम आंसर की तरफ जाएंगे। तो आप लोगों के लिए क्या चीज़ें हैं जो आसान चीज़ें होने वाली हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं। 4 अल्टरनेटिव आंसर आर गिवन टू ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच ओनली वन आंसर इज करेक्ट। चूज द करेक्ट आंसर। यानी ये कह रहा है कि प्रश्न के प्रत्येक भाग के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है और सही उत्तर आपको क्या करना है, चुनना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हो जाता है आपका, द टोटल नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर। क्या कह रहा है कि द टोटल नंबर्स ऑफ साउंड। अब इस क्वेश्चन को हमने 2 बार रिपीट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा था कि इसको 2 बार हमने रिपीट किया। क्यों? क्योंकि देखिए, अब आप कहेंगे कि मैम 12, 20, 8, 44 यानी 44, तो इतने कहाँ होते हैं। इसमें तो टोटल जो अक्षर यानी टोटल वर्ड हो जाते हैं वो 26 हो जाते हैं। ठीक है भाई, 26 हो जाते हैं। अब यहाँ पे 26 नहीं दिए हुए हैं, तो क्या ये चारों आंसर जो हैं वो गलत है, यानी चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं ये गलत है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत नहीं है। हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपके माइंड में फटाक से ये चीज़ें आ गई। लेकिन क्या होता है, उनमें कुल मिलाकर लगभग लगभग कितने होते हैं, तो ना तो 12 होते हैं और ना ही 8 होते हैं और ना ही 20 होते हैं, ये 44 यानी कि 44 होते हैं। ये 44 क्या है, ये विशिष्ट ध्वनियाँ हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ये ध्वनियाँ हो जाती हैं। और इन 44 ध्वनियों में स्वर और व्यंजन शामिल होते हैं। यानी स्वर, जैसे आपके जो आपने अभी तक क्या पढ़ा कि 26 वर्ड होते हैं और इसमें जो 5 आपके होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं, 21 क्या होते हैं, वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें 44 जो हो जाती हैं वो क्या हो जाती हैं, विशिष्ट ध्वनियाँ हो जाती हैं। और जिनमें अगर हम स्वरों की बात करें तो स्वर कितने हो जाते हैं, तो स्वर आपके टोटल हो जाते हैं 20 यानी 20 हो जाते हैं। और व्यंजन कितने हो जाते हैं, तो व्यंजनों की अगर हम बात करें तो व्यंजन आपके 24 हो जाते हैं, यानी कि 24 हो जाते हैं। तो टोटल मिला के कितने हुए, तो 44 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अब आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को लेकर, इसलिए हमने आप लोगों का ज़्यादा टाइम लिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल। अब रिसेप्टिव स्किल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको जानेंगे, क्योंकि इंग्लिश का मतलब ही यही होता है। अगर हम क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो आंसर क्या ही करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद हम आंसर की तरफ चलेंगे। तो ये क्या कह रहा है, व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल का मतलब होता है ग्रहणशीलता, यानी आपने जो ग्रहण किया, यानी आपने चीज़ों को सीखा। आपने जब सीखा तो उसी को तो ग्रहण करना कहेंगे ना। तो ये जो क्षमताएं हो जाती हैं वो कौन कौन सी हो जाती हैं, जैसे आप चीज़ों को सीखते हैं तो किस किस तरह से आप सीखते हैं, या अपनी नॉलेज आप देते हैं तो किस तरह से आप दूसरों को अपनी नॉलेज देते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो पहले हम यहाँ पे रिसेप्टिव स्किल जो आपकी हो जाती है ग्रहणशीलता,
इस पर हम बात करेंगे। तो लिसनिंग स्पीकिंग हो जाता है, यानी सुनना और बोलना, यानी सुनकर और बोलकर हम करते हैं। या स्पीकिंग राइटिंग, यानी बोलना और लिखना हम इस द्वारा करते हैं। या श्रवण और पठन, यानी सुनकर और पढ़कर हम करते हैं। फिर फोर्थ आपका हो जाता है रीडिंग एंड राइटिंग, यानी पढ़ना और लिखना। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि रिसेप्टिव स्किल की बात की जा रही है। तो हम कोई चीज को क्या करते हैं, किसी चीज को जब हम ग्रहण करते हैं तो या तो हम सुनकर करते हैं, है ना, या तो हम सुनकर करते हैं या तो हम पढ़कर करते हैं। किसी चीज की नॉलेज हम ऐसे ही तो लेते हैं, या तो किसी के द्वारा ले लेते हैं या हम किताबों को पढ़कर ले लेते हैं नॉलेज। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितनी बार मैं इंपॉर्टेंट कहूँ उतना कम है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बन ही जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका लिसनिंग और रीडिंग हो जाएगा, यानी श्रवण यानी सुनकर और पठन यानी पढ़कर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा हु इन्वाइटेड द बाइलिंगुअल मेथड, यानी बाइलिंगुअल मेथड का मतलब क्या होता है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, जैसे क्लास स्टार्ट की कि हम आप लोगों को जो ये क्लास देंगे, आपके सम्मुख आएंगे इंग्लिश का क्लास लेकर, तो इसमें हम बाइलिंगुअल चीजों को बताएंगे। तो बाइलिंगुअल का मतलब ये होता है द्विभाषी, यानी इंग्लिश में भी हम बताएंगे, जो क्वेश्चंस होंगे उस पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उसके अर्थ को समझते हुए, यानी इंग्लिश को हिंदी में समझते हुए हम क्या करेंगे, क्लास को कंटिन्यू करेंगे और चीजों को समझेंगे। तो बाइलिंगुअल का मतलब यही हो जाता है द्विभाषीय पद्धति। अब क्या कह रहे हैं कि हु इन्वेंटेड, यानी कि आविष्कार किसने किया। तो ब्रेंड हो जाते हैं, या नेसफील्ड हो जाते हैं, या आपका सीजे डॉटसन हो जाते हैं, या कौन सा शाह हो जाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें भी राइट है, सीजे डॉटसन हो जाते हैं। इन्होंने बाइलिंगुअल मेथड पर ध्यान दिया, और जो कि ज़रूरी भी होता है। और आपने और हमने कैसे शिक्षा ग्रहण की, यानी इंग्लिश की जो शिक्षा है वो कैसे ग्रहण की, ऐसे ही ना कि भाई पहले उसके मतलब को, पहले चीज़ों को जाना, फिर उसके मतलब को जाना, तभी तो इंग्लिश हम लोग सीख पाए, है ना। कि भाई शी का मतलब क्या होता है, ही का मतलब क्या होता है, व्हाट का मतलब क्या होता है, हु का मतलब क्या होता है, फिर उसकी हिंदी जानी, तो इस तरह से क्या हुआ, इंग्लिश को सीखा। तो बाइलिंगुअल चीज़ों को हम लोगों ने सीखा है, और आज भी वही कर रहे हैं, वैसे ही चीज़ों को क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, और क्या हो जाता है इम्परेटिव, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो ये क्या कह रहे हैं, 4 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाता है, 4 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण नहीं है, यानी जो नहीं है यहाँ पे वो सही होगा, और जो सही है वो गलत होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही ऐसे किया गया है। अब देखिए, प्लीज गिव मी दैट बुक, कृपया मुझे वह पुस्तक दीजिए। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कृपया लग गया, यानी प्लीज लगा है, और कह क्या रहे हैं कि आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण नहीं है। फिर है गो टू योर स्कूल, अपने स्कूल जाओ। फिर है यू शुड नॉट ड्रिंक कॉफी, आपको कॉफी नहीं पीनी चाहिए। उसके बाद 4 नंबर पे यानी डी जो आपका ऑप्शन हो जाता है वह है आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। इसमें कौन सा होगा, आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण जो नहीं है वो आपका, देखिए यहाँ पे तो प्लीज लग गया, ठीक है, प्लीज गिव मी दैट बुक, गो टू योर स्कूल, है ना। और क्या है, यू शुड नॉट ड्रिंक कॉफी, आपको कॉफी नहीं पीनी चाहिए। और क्या कह रहा है, आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी मैं बाजार जा रहा हूँ। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। भाई आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। अब आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, आप लोगों की ये सीरीज भी कंटिन्यू कराई जाएगी, प्लस आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी, और जो बोर्ड पे आप लोगों की क्लासेस होती हैं, जैसे आप लोगों के इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर और आपके सामने आते हैं, तो भाई उस तरह से आप लोगों को क्लास मिलेगी। तो इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, विच वर्ड यूज्ड इंडिफिनाइट आर्टिकल। इसमें कौन सा है? ए है, एन है, दा है, दिम है। कह क्या रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है किस शब्द में अनिश्चित आर्टिकल का प्रयोग किया गया है? अनिश्चित क्या कह रहे हैं? विच वर्ड यूज इंडिफिनाइट आर्टिकल ए एंड द दिम। यहाँ पे कौन सा हो सकता है? तो आप लोग इसमें कमेंट करेंगे और इसको बहुत विस्तार पूर्वक हमने आप लोगों को समझाया है। तो इसमें आर्टिकल कौन कौन से होते हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, और इसका आंसर हम अगले क्लास में आप लोगों को देंगे। और हो सकता है इसी क्लास में भी आपको बातों बातों में मिल जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी थोड़ा सा चीज़ों को सीखें। तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राइट अ सेंटेंस टू शो एक्सक्लेमेशन। यानी एक्सक्लेमेशन क्या? जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक यानी कि जैसे कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा खुशी की बात सुन लेते हैं, या बहुत गम की बात सुन लेते हैं, या एकदम से अचानक से कोई बात सुनते हैं तो ऐसा कहते हैं अरे वाह, हाय, ऐसे करके कुछ निकलता है ना मुंह से। तो बस वही चीज़ है, तो उसको हिंदी में विस्मयादि बोधक बोलते हैं। तो इसमें क्या है? विस्मयादि बोध दर्शाने वाला एक वाक्य लिखिए। अब ये कौन सा वाक्य? अब इसमें देखिए सिंबल तो देखिए सभी में लगे हुए हैं, लेकिन करेक्ट कौन सा है आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ये जो सिंबल होता है ये है, ठीक है, लेकिन ये तो सब में लगा हुआ है, तो अब हम इसको कैसे छांटे कि कौन सा है और कौन सा नहीं है? तो चलिए इस पर देख लेते हैं, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। आई विल गो टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जाऊंगा। अब इसमें क्या ऐसा कुछ है कि अरे वाह हाय, ऐसा तो नहीं, क्योंकि भाई नॉर्मली इंसान कह सकते हैं भाई मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसमें सुनकर क्या आप एकदम एकदम चकित हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। फिर उसके बाद हाउ स्वीट इज पायल, यानी पायल कितनी प्यारी है। यहाँ पे देखिए पहले हम दो ऑप्शन और देख लेते हैं, उसके बाद आंसर की तरफ चलेंगे। काजल इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, यानी काजल एक प्रतिभाशाली छात्रा है। हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर क्या है? वेदर इज हॉट, यानी मौसम गर्म है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? विस्मयादि बोधक दर्शाने वाला एक वाक्य लिखिए। तो हम क्या करते हैं जब कोई चीज बहुत अद्भुत देख लेते हैं, अभी बताया ना कि कोई चीज बहुत खुशी वाली होती है, बहुत गम वाली होती है, अचानक से कोई चीज या बहुत ऐसी चीज के बारे में देख लेते हैं, ऐसी चीज के बारे में जान लेते हैं कि हाँ एकदम से अचानक से वो चीज हमारे सामने आई, तो ऐसा। तो हाउ स्वीट इज पायल, यानी कि पायल कितनी प्यारी है। अरे वाह, कोई चीज आपने देखी है ना, तो आपको मजा आ गया, बहुत दिल खुश हो गया, तो वही चीज है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका आंसर जो बी है, यानी पायल, हाउ स्वीट इज पायल, ये आंसर आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जा रही ना, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और अगर सही है तो भी ठीक है, ओके लिख दीजिएगा, वरना ये कि हाँ मैम थोड़ा डिटेल कम कीजिए। बाकी अगर डिटेल में चीज़ें आ रही हैं तो बेहतर हैं, क्योंकि चीज़ें हमको सीखनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा सीखेंगे उतना ही अच्छा रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, न्यू मेथड इज रिलेटेड टू। अब क्या है कि न्यू मेथड 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, नई विधि इससे संबंधित है। अब इससे संबंधित का मतलब होता है कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब जो नई विधि है यानी न्यू मेथड है, वो किनसे संबंधित है, किनसे जुड़ी हुई है? तो डॉक्टर वेस्ट हो जाते हैं, एच ई पामर हो जाते हैं, प्रोफेसर सी जे डॉटसन हो जाते हैं, और उसके बाद आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है वो हो जाते हैं ओ जेसपर्सन हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो न्यू मेथड इज रिलेटेड टू, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा, कौन सा रहेगा फटाफट से आप लोग बताएंगे? डॉक्टर वेस्ट,
है ना, 7 नंबर का। जी बिल्कुल, डॉक्टर वेस्ट हो जाएगा। और इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ हो जाती है। सबसे पहले तो ये कि न्यू मेथड किससे रिलेटेड है, तो डॉक्टर वेस्ट से। इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया, क्योंकि सुबोपाली, 4 चीज़ें हैं। सुबोपाली हमने क्यों कहा आपसे, यहाँ पे पहले हम इस पे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सुबोपाली, ठीक है, 4 चीज़ें हैं यहाँ पे। क्या क्या चीज़ें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। तो इन्होंने जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, वो इन्होंने रीडिंग पे ध्यान दिया, यानी पढ़ने पे ध्यान दिया। इन्होंने कहा कि अगर आप पढ़ ही नहीं पाएंगे तो चीज़ों को सीखेंगे क्या। हालांकि ये चीज़ है नहीं, जब तक हम 4 स्किल हैं चारों को नहीं अपनाएंगे, उसमें हो सकता है कि एक स्किल ना हो तो चलिए कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। लेकिन अगर 3 स्किल को हटा दिया गया और एक स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, तो क्या ये आपका पॉपुलर होगा, बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान दिया जाएगा, तो भाई नहीं। क्यों, क्योंकि अगर हम सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देंगे तो हमको लिखना भी आना चाहिए, है ना। और हम सुनेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कैसे, पढ़ेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कैसे, लिखेंगे नहीं तो हम कैसे सीखेंगे। यानी हमारे जो 4 स्किल हैं वो ज़रूरी है। हाँ, एक ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया, 3 को नेग्लेक्ट किया है, 3 को इन्होंने अनदेखा किया है, ठीक है। चलिए वो चीज़ तो हो गई, लेकिन ये भी आप लोगों के लिए जो पॉइंट होता है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट पॉइंट है। क्यों, क्योंकि इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ ही जाता है, और शॉर्ट में आता है, वेरी शॉर्ट में भी आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में तो है ही है। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, एम्स ऑफ पोइट्री इज आर, कविता का उद्देश्य क्या है, टू ट्रेन द इमोशन, क्या है, भावना को प्रशिक्षित करना, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, यानी सौंदर्य बोध विकसित करना, टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, यानी क्या कह रहे हैं, जीवन को बेहतर ढंग से समझने के लिए, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। क्या है इसमें क्या सही है, एम्स ऑफ पोइट्री इज आर, 8 नंबर का, बिल्कुल। तो इसमें जो सभी हैं ये राइट हैं, ऑल ऑफ दीज, ये आपका राइट आंसर है, यानी ये जितने हैं ये सभी सही हैं। हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन ग्रामर, तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्याकरण में कितने आर्टिकल होते हैं, 2, 3, 1, 5, एक होते हैं, 3 होते हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 1 होते हैं, या 5 होते हैं, कितने होते हैं, तो आप लोगों को पता है कि 3 होते हैं, है ना। आर्टिकल कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसी का आंसर इसमें है, जो हमने आप लोगों से कहा कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चूज द, यहाँ पे आपका हो जाएगा चूज द करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल क्या रहेगा उसको चूज करना है। बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट, क्या कह रहे हैं, 10 नंबर का जो है सही आर्टिकल चुनना है। आप जो किताब चाहते हैं वह अब उपलब्ध नहीं है, तो इसमें द यूज होगा, या ए यूज होगा, या एन यूज होगा, या नन ऑफ द एबव, यानी कोई नहीं यूज होंगे, कौन सा यूज होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब बुक है, बुक से पहले आप क्या, क्योंकि भाई बुक बहुत महान चीज, महान है, ऐसे ही नहीं, जैसे कहते हैं दा कब यूज होता है, कोई बड़ी चीज के लिए, महान चीज के लिए, अद्भुत चीज के लिए। तो किताब क्या है, तो किताब से पहले हम क्या यूज करेंगे, हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे, ठीक है। आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे हम, तो आर्टिकल द हम यूज करेंगे। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, हाँ जी बिल्कुल। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज। अब सुपरलेटिव जो डिग्री होती है वो क्या है, किसकी, ब्यूटीफुल इज, सुंदर की अतिशयोक्तिपूर्ण डिग्री कौन सी है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, या मोर ब्यूटीफुल है, या ब्यूटीफुलेस्ट है, या नन ऑफ द एबव है, कौन सा हो जाएगा। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है,
उसमें आपका रहेगा मोस्ट ब्यूटीफुल। ये आप लोगों को डिग्री जो है वो याद करनी रहती हैं, तभी आप लोग इनको समझेंगे तो डिटेल में भी चीज़ों को लेकर आएंगे। बाकी यहाँ पे आप लोग ऑप्शन पे टिक कर लें, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज क्या होगी, मोस्ट ब्यूटीफुल हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे फटाफट से। 12 नंबर का क्वेश्चन। इससे पहले भाई फटाफट से आप लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लासेस अब आप लोगों की स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इन विच मैथड इज मदर टंग यूज ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेस, आइडम्स, सेंटेंसेस etc। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रारंभिक चरणों में नए शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरों, वाक्यों आदि का अर्थ समझाने के लिए मदर टंग यानी मातृभाषा है ना, किस विधि का प्रयोग करती है। अब इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं, डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड, सेकंड आपका हो जाएगा ऑडियो वीडियो मेथड, थर्ड आपका हो जाएगा बाइलिंगुअल मेथड अप्रोच, या मेथड आप बोल लो अप्रोच बोल लो, और डी आपका हो जाएगा लैंग्वेज गेम्स। क्या क्या है, डॉक्टर वेस्ट की नई विधि हो जाएगी, ऑडियो वीडियो विधि हो जाएगी, द्विभाषीय विधि दृष्टिकोण या भाषा लेखन। अब इसको हम समझते हैं, डॉक्टर वेस्ट की नई विधि तो आप लोग जानते हैं इन्होंने क्या क्या रीडिंग पे ध्यान दिया। ऑडियो वीडियो विधि ये होती है कि क्लासेस में अब क्या होते हैं कि इस तरह से चीज़ों को पढ़ाया जाता है कि स्क्रीन पे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है बहुत सी चीज़ें नई हैं, तो बच्चों को क्या मज़ा आता है चीज़ों को सीखने में और वो अच्छे से सीख लेते हैं और वो बोर भी नहीं होते हैं। द्विभाषीय विधि दृष्टिकोण जैसा हम आपके सम्मुख पेश कर रहे हैं, यानी हम लेकर आए हैं द्विभाषीय पद्धति, यानी कि इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन पढ़कर बता रहे हैं और हिंदी में भी उसका अर्थ बता रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, द्विभाषीय पद्धति हो जाएगी, ठीक है। और लैंग्वेज गेम यानी भाषा खेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक बार फिर से, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और जब काफ़ी बड़े क्वेश्चन होते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन आधा पढ़ो और आधा क्वेश्चन भूल जाओ, वो वाली बात हो जाती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, in which method is mother tongue used during the early stages to explain the meaning of new words, phrases, items, sentences etc। ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो बाइलिंगुअल मेथड अप्रोच, ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि सी ऑप्शन में है, ठीक, द्विभाषी विधि दृष्टिकोण। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, ही डाइड और डैश डैश कॉलरा। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट लिख देती हूँ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रॉम यहाँ पे आएगा ऑफ, बाई, विद। तो फ्रॉम का मतलब यानी से, और ऑफ का मतलब यानी का, और बाई का मतलब यानी द्वारा, और डी ऑप्शन में विद का मतलब होता है के साथ, यानी किसी के साथ। तो यहाँ पे इसके जो ही डाइड डैश डैश कॉलरा, यानी कि उसकी मृत्यु डैश डैश हैजा से हुई। तो हैजा से हुई, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका आंसर जो आएगा वो आपका ऑफ आएगा, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आ लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू एक्सपोर्ट्स, मोटिवेशन, रिपीटेशन, ऑल ऑफ द एबव। 40 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं, भाषा को निम्न माध्यमों से सीखा जा सकता है। कैसे सीखा जा सकता है, एक्सपोजर से, ठीक, और मोटिवेशन से यानी प्रेरणा से, और रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति से, और ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी से। तो कैसे सीखा जा सकता है, तो सिंपल सी बात है कि एक्सपोजर से भी, प्रेरणा से भी, और पुनरावृत्ति से भी, तो सभी से सीखा जा सकता है। यानी कहते नहीं है कि जब हमें कोई मोटिवेशन देता है, जैसे कहता है कि तुम कुछ कर सकते हो,
क्यों नहीं कर सकते? और लोगों ने नहीं किया तो आप क्या करेंगे? आप आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे। और अगर आपसे किसी ने कह दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत लोगों को देख लिया, अब तुमको देखना बाकी रह गया, आप क्या होंगे? डिमोटिवेट होंगे और आप सच में कुछ नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम इस वर्ड का इतना ज़्यादा होता है असर? हाँ जी, बिल्कुल असर होता है। कहते हैं कि जब हमें कहते हैं माइंड मेकअप करना होता है, जब कोई आपका माइंड बार-बार मेकअप कर रहा है कि नहीं-नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, बहुत लोग नहीं कर पाए, तुम क्या कर पाओगे? तो माइंड एक टाइम पे ऐसा हो जाता है, सुन्न पड़ जाता है। कहता है ठीक तो कह रहे हैं भाई सब लोग कि जब कोई कुछ नहीं कर पाया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं नहीं, उन्होंने नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे लोगों का नाम बता देते हैं कि हाँ, वो लोग कामयाब हुए हैं। तो क्या होता है कि हाँ, जब वो कामयाब हो सकते हैं, तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। तो ऐसे-ऐसे करके जब माइंड मेकअप किया जाता है पॉजिटिव थिंकिंग में, तो चीज़ें क्या होती हैं? बेहतरीन होती हैं। और पढ़ना उसी को होता है, वर्क उसी को करना होता है जिसको करना होता है, लेकिन समझाने वाले और सिखाने वाले दूसरे होते हैं, वो चीज़ होती है। फिर रिपिटेशन, यानी आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, अब आप ये क्लास को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नोट्स भी बना रहे होंगे, लेकिन बना के एक टाइम पे आपने रख दिया, तो क्या हुआ? क्या आपको चीज़ें समझ में आ जाएँगी? एक बार में चीज़ें आप सीख जाओगे? नहीं, आप बार-बार रिपीट करोगे, उसको पढ़ोगे, उसको समझोगे और आपके जो नोट्स होते हैं ना, जितनी बार आप उसको पढ़ते हो तो कुछ उसमें नया आपको मिल जाता है। होते आपके लिखे ही नोट्स हैं, हो और आपके पढ़े हुए भी होते हैं, लेकिन क्या होता है जब भी पढ़ोगे कुछ नया आपको ऐसा लगेगा हाँ, कुछ नया सीखा है। तो इसलिए रिपिटेशन होती है। तो ऑल ऑफ द अबव यानी सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं चीज़ों को सीखने के लिए, कुछ करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा, क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी में वाक्य के क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी करने वाला, है ना? फिर ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, क्या कर्म किया जा रहा है, और वर्ब यानी क्रिया, क्या हो रहा है ना? उसके बाद है वर्ब और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यानी पहले वर्ब आएगा, यानी वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया यानी काम का होना करना, पढ़ना लिखना सोना खाना पीना गाना, कुछ भी, है ना? तो क्या सेंटेंस में हम सबसे पहले इसको लिखते हैं, तो वर्ब हो गया। सब्जेक्ट उसके बाद में, यानी ही शी इट वह राम मोहन श्याम गीता सीता, कुछ भी, तो ये बाद में आएगा क्या? और ऑब्जेक्ट उसके बाद में, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपका कर्म हो गया। उसके बाद सी ऑप्शन में सब्जेक्ट पहले है, वर्ब फिर है, फिर ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया? सब्जेक्ट को पहले लिख दिया, ठीक है? तो सब्जेक्ट यानी ही शी इट या किसी का नाम, जो भी। उसके बाद वर्ब यानी जो काम कर रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, गा रहा है, सो रहा है, नाच रहा है, कुछ भी कर रहा है। फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है यानी कि कर्म है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे ये भी दिए हैं, तो कौन सा आंसर सही है? यहाँ पे आपका देखिए जो सी ऑप्शन हो जाता है, यानी कि पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है ना? तो इस तरह से आपका जो सा है यानी सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। द एम ऑफ टीचिंग अ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी। 16 नंबर का क्वेश्चन, दूसरी भाषा सिखाने का उद्देश्य यह नहीं है, क्या नहीं है? यह नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं द एम ऑफ द टीचिंग आ सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, ठीक है? क्या कह रहे हैं? दूसरी भाषा सिखाने का उद्देश्य या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन, यानी बोली जाने वाली भाषा को समझना, ठीक भाई? टू रीड द लैंग्वेज विद कंप्रिहेंशन, यानी कि भाषा को समझकर पढ़ना। भाई ये चीज़ तो क्या कह रहे हैं? दूसरी भाषा सीखने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। फिर है टू फॉरगेट द मदर टंग, मातृभाषा को भूल जाना। फिर उसके बाद है टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, यानी भाषा को सही ढंग से लिखना।
अब यहाँ पे जो नहीं है वो सही होगा। सबसे पहले ये समझेंगे, नोट बी यानी क्या नहीं होना चाहिए। तो ये तो होना चाहिए भाई, बोली जाने वाली भाषा को समझना, यानी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज स्पोकन। बिल्कुल, जब बोली जाएगी भाषा और उसको हम समझेंगे तभी तो हम चीज़ों को सीखेंगे। फिर उसके बाद है टू रीड द लैंग्वेज विद कंप्रिहेंशन, यानी भाषा को समझकर पढ़ना। बिल्कुल सही है, और जो सही है वही गलत हो जाएंगे। फिर है मातृभाषा को भूल जाना, और उसके बाद है टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली, यानी भाषा को सही ढंग से लिखना। तो यहाँ पे भाषा को समझ कर पढ़ना, ये तो आपका क्योंकि दूसरी भाषा है तो इसलिए आपका ये है। ठीक है, यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। बाकी हम देखते हैं इसमें। और फिर है अगला क्वेश्चन, विच कंप्रिहेंशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स फ्री थिंक, रिटन कंप्रिहेंशन, ओरल कंप्रिहेंशन, गाइडेड कंप्रिहेंशन, फ्री कंप्रिहेंशन। 17 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी रचना छात्रों को स्वतंत्र चिंता का अवसर प्रदान करती है। कौन सी हो जाएगी, रचना, लिखना, मौखिक रचना, निर्देशित रचना, मुक्त रचना। तो जो मुक्त होती है यानी विच कंप्रिहेंशन प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स फ्री थिंकिंग, तो फ्री कंप्रिहेंशन यानी कि मुक्त रचना। आप बच्चों से कहेंगे कि आप जो आपका मन हो वो आप लिखे, अपनी थिंकिंग, अपनी जो भी अपनी सोच है उसको करें, तो उसमें बच्चे आज़ादी महसूस करते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, क्या है, इंजॉयमेंट, कंप्रिहेंशन, अप्रिसिएशन, ऑल ऑफ दीज। यानी कविता शिक्षण का उद्देश्य आनंद, समझ, सराहना, ये सभी कौन से हो जाएंगे, तो आपका रहेगा ये सभी। ज़्यादातर देखिए देखने में ये आता है कि जहाँ पे ये सभी लिखे होते हैं वो सही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 100% ऐसा नहीं होता है। जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को थोड़ा बारीकी से समझना होता है, क्योंकि आपने क्या ऑल ऑफ देम ऐसा ए और बी ऐसा करके आपने उसी पे टिक कर दिया, लेकिन हर जगह पे ऐसे क्वेश्चन यानी ऐसे ऑप्शन राइट नहीं होते हैं। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल। अब वही क्वेश्चन आ गया जो हमने शायद सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में पढ़ा था और कहा था कि इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल को देखा, अब क्या देखेंगे 19 नंबर के क्वेश्चन में, प्रोडक्टिव स्किल। क्या देखेंगे, प्रोडक्टिव स्किल। और इसका मतलब क्या होता है, प्रोडक्टिव स्किल का मतलब होता है उत्पाद कौशल। यानी आप क्या कर रहे हैं, पहले तो आप ग्रहण कर रहे थे, चीज़ों को ले रहे थे, अब चीज़ों को दे रहे हैं। और जब चीज़ों को आप दे रहे हैं तो आप कैसे देंगे चीज़ों को, आप चीज़ें आप में समाहित हैं और आप अपनी चीज़ों को दे रहे हैं, तो किस तरह से देंगे, यानी आप अपनी जो स्किल दे रहे हैं वो कैसे देंगे। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, लिसनिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल, यानी श्रवण कौशल और पठन कौशल। यानी क्या कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो ये क्या आपका प्रोडक्टिव स्किल है। भाई आपने सेकंड नंबर का क्वेश्चन पढ़ा है तो उस हिसाब से तो आपको समझ लेना चाहिए कि क्या ये है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं है ये। स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, बोलने का कौशल और लिखने का कौशल। अब हम आपको चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को समझा रहे हैं, तो हम कैसे आपको समझा रहे हैं, हम आपको चीज़ें क्या कर रहे हैं, हम आपको चीज़ें दे रहे हैं, है ना। तो कैसे कर रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। इस तरह से हम अपनी स्किल जो है वो आप लोगों को दे रहे हैं। और आप कैसे ले रहे हो, आप सुन कर ले रहे हो और कैसे ले रहे हो, ज़रा बताओ आप लोग, आप कैसे ले रहे हो, सुनकर और पढ़कर। जो हम बता रहे हैं वो आप सुन भी रहे हो, और जो हम लिखा हुआ आपके सामने लेकर आए हैं उसको आप क्या कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, यानी आप ले रहे हो। तो दोनों, जब आप दोनों को अलग करेंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व का मतलब आप कहेंगे क्या मैम मैथ है, हाँ जी, समझ ले कुछ कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए ऐसा ही समझ ले, क्योंकि ये जो चार आपके स्किल हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये आप लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
तो जो आपका प्रोडक्टिव स्किल हो जाता है वो स्पीकिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, यानी बोलकर और लिखकर हम चीज़ों को आपको बता रहे हैं, यानी ये प्रोडक्टिव स्किल हो जाता है। और आप क्या कर रहे हो, देखकर और सुनकर चीज़ों को ले रहे हो, वो रिसेप्टिव स्किल हो जाता है। रिसेप्टिव यानी आप रिसीव कर रहे हो, यानी कि आप ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल। अब ये अलग अलग तो देंगे, सुनने का कौशल और बोलने का कौशल। अब देखिए, आप जब कोई चीज सीख रहे हो तो आप बोलोगे नहीं, आप जो बोल रहा है कोई उसको सुनोगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि जब आप ही बोलोगे तो आप सीखोगे कैसे, वो बात अलग है। जब क्वेश्चन होते हैं, डाउट्स होते हैं, उनको क्लियर करने के लिए बोला जाता है, वो चीज अलग है। लेकिन अभी हम क्लास ले रहे हैं तो कौन बोल रहा है, हम बोल रहे हैं। सुन कौन रहा है, आप सुन रहे हो। लिख कौन रहा है, हम लिख रहे हैं। और देख कौन रहा है, आप देख रहे हो, है ना। तो इसको मतलब डिवाइड किया गया है, वो वाली चीज यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद है रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, यानी कि क्या कह रहे हैं, पढ़ने का कौशल और लिखने का कौशल। तो ये तो नहीं है, ये है स्पीकिंग स्किल एंड कौन सा हो जाएगा, राइटिंग स्किल, ठीक है। ये आपका राइट हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। 20 क्वेश्चन आज करा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि आज पहली क्लास है और काफी टाइम के बाद क्लास ली है, तो थोड़ा सा ये होता है कि चीजें अब धीरे धीरे आएंगी, अपने फ्लो में आएंगी। आज कुछ फ्लो नहीं हो रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं। 20 क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद कल क्वेश्चन कराएंगे। और भी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों के, ये जो राजन सीरीज हो जाती है इसके कंप्लीट कराएंगे। फिर उसके बाद पवन सीरीज, उसको कंप्लीट कराएंगे। और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं उनको तो कंप्लीट ही कराएंगे। इस तरह से आप लोगों का जो आप लोगों की महत्वपूर्ण चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आप लोगों की कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए भाई, 20 नंबर क्वेश्चन जो हो जाता है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रोनाउन। अब प्रोनाउन, नाउन क्या है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। नाउन तो ये हो गया। अब प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि उसकी जगह पे जब बोला जाता है ना। जैसे नाउन ये हो गया भाई, इसका नाम, उसका नाम, ये चीज, वो चीज, है ना। अब नाम हो गया ही, शी, इट, तो नहीं हुआ। राम हो गया राम, सीता, गीता, मोहन, ऐसे करके कोई भी, या आगरा, दिल्ली, मुंबई। अब उसकी जगह पे जब ये यूज किया जाता है तो वो प्रोनाउन हो जाता है। जैसे राम की जगह पे हमने क्या कहा, ही कहा। सीता की जगह पे हमने क्या कहा, शी कहा। तो ये तो प्रोनाउन हो जाता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं डू यू वॉन्ट टू मीट, क्या आप मिलना चाहते हो, तो whom, यानी किस से। विच, कौन सा। हु, कौन। हुज, जिसका। अब क्या आप मिलना चाहते हैं, तो किससे मिलना चाहते हैं, किससे आप, किससे आप क्या मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपका जो राइट हो जाएगा, 20 नंबर का क्वेश्चन है, वो हो जाएगा होम, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ पे देखिए ये छिप गया, थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं, लेकिन 20 नंबर क्वेश्चन ही हम यहीं तक हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद अगले क्लास में हम लोग आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। तो भाई आप लोग पढ़ते रहें और चीज़ें क्लियर करते रहें। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है और कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। क्योंकि आज काफ़ी टाइम के बाद क्लास हुई, कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से तो कुछ फ्लो नहीं बन रहा है, इसलिए ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं ली। और लॉन्ग क्लास इसलिए भी नहीं ली कि आज काफ़ी टाइम के बाद क्लास हो रही है, तो आप लोग भी बोर ना हो, है ना, और चीज़ें अच्छे से सीखें। ठीक है भाई, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।